अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हार्ट के अंदर होने वाली एक्टिविटी की। हमारा दिल जिस तरह से काम करता है, जिस तरह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिस तरह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रिया रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों को ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर करने का नाम ईसीजी होता है। ईसीजी हम कब करवाते हैं? ईसीजी हम पेशेंट की उस वक्त करवाते हैं जब उसको किसी किस्म के हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। तो हम ये चेक करते हैं कि बेसिकली इसके हार्ट के किस एरिया में मसला है, ताकि फिर उसको मेडिसिन के ज़रिए से ठीक किया जा सके। ईसीजी का जो नेम है उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट से मुराद है कि हार्ट के अंदर जो इम्पल्स है या जो मैसेज है, जो कि आप पहले भी पढ़ कर आए हैं, ऐसे नोड से मैसेज हार्ट के एट्रिया में जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं उसको, कि वो मैसेज जो है वो बिजली की स्पीड से जाता है, इसलिए आप उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। इस रिकॉर्डिंग को इटसेल्फ क्या कहा जाता है? इस रिकॉर्डिंग को इटसेल्फ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। पहली ईसीजी मशीन जो थी वो डिज़ाइन की गई थी एंथविन नामी एक साइंटिस्ट ने। नॉर्मल ईसीजी जो है वो हमारे पास मुश्तमिल होती है, कुछ 4 किस्म की वेव्स हैं। पी वेव, ये आपको दिखाई हुई है, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव और यू वेव। ये आपको अगर ग्राफ समझ में आ जाता है तो आपको आगे आप सारा का सारा पेपर खुद लिख सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है कि आपको इस ग्राफ की समझ आनी चाहिए, इससे आपका हर तरह का वाइवा, हर तरह का एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो सकता है। अब अगर हम गौर करें तो ईसीजी में हमने आपको दिखाया जी, ईसीजी जब स्टार्ट होती है तो इसमें पी वेव आती है जो ऊपर की तरफ होती है, फिर वो थोड़ा सा ग्राफ नीचे आता है, डैट इज कॉल्ड क्यू, फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, सबसे ऊंची पीक आती है, उसको आप आर कहते हैं, फिर वो नीचे डाउन होता है, नीचे की तरफ आता है, दैट इज एस। इन तीनों को अगर हम इकट्ठे मिलाकर पढ़ें तो इसको हम कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वेव आगे की तरफ जाती है, दोबारा से ऊपर उठती है, फिर इसको हम कहते हैं टी वेव, और फिर ये आगे की तरफ जाती है और हल्की सी डिफ्लेक्ट होती है, डैट इज कॉल्ड यू वेव। उसके बाद दोबारा से ही आगे की तरफ पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, टी स्टार्ट हो जाता है, और ये सिलसिला जो है फिर चलता जाता है, चलता जाता है। ये आपको दिखाया गया है कि जब एक दफ़ा दिल बीट करता है तो उस दौरान दिल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। जब हम ईसीजी की ग्राफ देखते हैं तो उसमें यही एक्टिविटी करीब करीब शो हो रही होती है और मल्टीपल टाइम वो शो हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जो हमने रिकॉर्डिंग की है वो हमने 30 सेकंड की होती है या 1 मिनट की होती है, तो उसमें हार्ट बहुत दफ़ा बीट करता है। क्योंकि हार्ट बहुत दफ़ा बीट करता है इसलिए उतनी ज़्यादा दफ़ा ये ग्राफ रिपीट होता है। बट यहाँ पे हमने दिल को एक दफ़ा जब बीट होता है उस दौरान दिल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिप्रेजेंट किया है। अब दैट लाइन इज कॉल्ड ज़ीरो लाइन, जो कि बिल्कुल सेम है, यानी जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसको आप क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ज़ीरो लाइन। ज़ीरो लाइन्स कुछ जगहों पे ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कुछ जगहों पे ज़ीरो लाइन नीचे की तरफ मूव कर रही है। अगर ज़ीरो लाइन ऊपर की तरफ मूव करती है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। और अगर ज़ीरो लाइन नीचे की तरफ मूव करती है दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव डिफ्लेक्शंस। तो हमारे पास जो ईसीजी का ग्राफ होता है उसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस भी होती हैं और नेगेटिव डिफ्लेक्शंस भी होती हैं। ठीक हो गया, ये बात हमने यहाँ पे मेंशन की है। अब आ जाए ये ग्राफ हमें क्या बताता है। इस ग्राफ को समझने से पहले आपको 2 तरह की टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। एक को आप कहते हैं डीपोलराइजेशन और एक को आप कहते हैं रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या चीज़ है? बेसिकली हमारा जो मसल्स होते हैं या जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर जो मैसेज आता है ब्रेन की तरफ से वो आइंस की शक्ल में आता है। उन आइंस की मूवमेंट को या उन आइंस का ब्रेन से हमारे मुख्तलिफ किस्म के मसल्स के अंदर जाना या सेल्स के अंदर जाना इस कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ठीक हो गया। अब सपोज करें हमारे पास एक सेल है, वो रेस्टिंग हालत में है। जब सेल रेस्टिंग हालत में है तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई आयन, ना तो इसके अंदर कोई आयन आ रहा है ना ही इसके अंदर से कोई आयन बाहर जा रहा है। इस वजह से सेल या मसल जो है वो रेस्टिंग हालत में है। अगर हमने सेल या मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या रिलैक्स करवाना है, जैसे हार्ट के मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो उसके अंदर और बाहर आयंस की ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। उस आयंस की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है जब सोडियम आयंस हमारे अंदर की तरफ सेल के अंदर मूव करते हैं। बाहर से सोडियम आयंस का सेल के अंदर जाना इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन।
ठीक हो गया। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, एंट्री ऑफ सोडियम्स इनटू द कार्डिक मसल इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। किसी भी मसल के अंदर, सेल के अंदर जब सोडियम आयन एंटर होते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डीपोलराइजेशन। और इसकी वजह से होता क्या है कि वो जो मसल है या वो जो सेल है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक हो गया। फिर एक लफ्ज़ होता है डैट इज़ कॉल्ड रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में ये होता है कि जब किसी भी सेल या मसल के अंदर से पोटाशियम आयन निकल कर बाहर जाता है उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। उस रीपोलराइजेशन में होता क्या है, उस रीपोलराइजेशन की वजह से मसल या सेल रिलैक्स करते हैं। सो ये बेसिकली जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए यूज़ होती हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है दैट इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन, और वो क्यों हो रही है, क्योंकि सोडियम आयन बाहर से सेल के अंदर जा रहा है। अगर मसल या सेल रिलैक्स कर रहा है तो उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। और वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि पोटेशियम आयन अंदर से, सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास हार्ट के अंदर क्योंकि एट्रिया होते हैं और वेंट्रिकल्स होते हैं, और आपको पता है एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से एट्रिया भी रिलैक्स करते हैं और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करते हैं। सो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इसी तरह से जब हमारे पास एट्रिया रिलैक्स करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं एट्रियल रीपोलराइजेशन, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। तो ये जो आपकी ईसीजी है ये बेसिकली आपको यही चीज़ें बता रही है। अब जो आपके पास ये पी वेव है ये आपको शो करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे हमारे ये जो वेव है ये बता रही है कि अब हार्ट का जो एट्रिया है उसके अंदर सोडियम आयंस एंटर हुए हैं, जिसकी वजह से एट्रिया क्या हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और ग्राफ में वो आपको ऐसे दिखाई देता है। ठीक हो गया। फिर ये ग्राफ आगे की तरफ जाता है जिसको आप कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स हमें क्या शो करता है, ये शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब है कि अब सोडियम आयंस वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर हुए हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और ग्राफ में उसकी कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से शो होती है। फिर क्या होता है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो उसके बाद एट्रिया ने भी रिलैक्स करना है और वेंट्रिकल्स ने भी रिलैक्स करना है। एट्रिया रिलैक्स करते हैं, बहुत एट्रिया रिलैक्स उस वक्त करते हैं जब पोटाशियम आयंस एट्रिया से निकल के बाहर की तरफ जाते हैं। बट ये पोटाशियम आयंस इतनी तेज़ी से निकल के बाहर की तरफ जाते हैं कि ईसीजी मशीन इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती। यही वजह है कि आपको पूरे ग्राफ में कहीं पे भी एट्रियल रीपोलराइजेशन प्रॉपर शो नहीं होती। मैंने रेड से इसको इसलिए रिप्रेजेंट कर दिया है कि कहा यह जाता है कि किसी हद तक जब आर से हम एस वेव की तरफ आ रहे होते हैं इसी दौरान कहीं पे एट्रिया रिलैक्स कर रहे होते हैं, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है और ना ही कोई ईसीजी मशीन एट्रिया की रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो ये आप पेपर में नहीं लिखेंगे, सो मैंने इसलिए इसको रेड से मेंशन किया है। आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि आपको पता हो कि एट्रिया भी रिलैक्स करते हैं, बट वो इस स्टेज में कहीं पे रिलैक्स कर रहे होते हैं और वो इतनी स्लो स्टेज होती है कि वो उसको मशीन जो है इतनी तेज़ी से वो इवेंट हो रहा होता है कि मशीन उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती। हो सकता है कि कमिंग फ्यूचर में कुछ ऐसी मशीन्स आ जाएं जो कि लेटेस्ट हों और वो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकें, बट अभी तक ऐसा नहीं है। जब एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं तो उसके बाद वेंट्रिकल्स का साइज़ क्योंकि बड़ा होता है तो वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करते हैं। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो इसका मतलब है कि उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब है कि अब वेंट्रिकल्स के अंदर से पोटाशियम निकलकर बाहर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी वेव से। ठीक है। तो जो वेंट्रिकल्स वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी सी पीक पर होती हैं। सो आपने याद रखना है कि जो पहली दो वेव्स हैं वो क्या शो करती हैं, डीपोलराइजेशन को। छोटी वाली एट्रिया को, क्योंकि एट्रिया छोटे होते हैं, और बड़ी वाली वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को। उसके बाद यहीं पे कहीं पे एट्रिया रिलैक्स हो रहे होते हैं और वेंट्रिकल्स क्योंकि बड़े होते हैं तो जब वो रिलैक्स होते हैं तो उनकी वेव बड़ी होती है, डैट इज़ कॉल्ड टी वेव। फिर ये आगे जाते हैं और हल्की सी डिफ्लेक्शन होती है जिसको आप कहते हैं यू वेव। ये बेसिकली बताता है कि यहाँ पे एक दिल की धड़कन जो है वो पूरी हो गई है। अब दोबारा से क्या शुरू होगा, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव वो दोबारा से शुरू हो जाएंगी। ठीक है।
उसके बाद आपने याद रखना है कि कुछ इंटरवल्स भी आपने लिखने हैं। अगर आप पेपर में ये डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर आएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ज़रूरत भी पड़ेगी कि वो आपका पेपर नीचे से रीड करे। ये डायग्राम बता देती है कि आपको कॉन्सेप्ट का पता है। अब आता है इंटरवल। इंटरवल होता है टाइम डिफरेंस या दो चीज़ों के दरमियान का जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरवल। ईसीजी के अंदर हम मुख्तलिफ इंटरवल्स भी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है पी आर इंटरवल। ये क्या बताता है? ये बताता है पी वेव से आर वेव के दरमियान क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर आता है क्यू टी इंटरवल। ये बताता है क्यू वेव से टी वेव के दरमियान क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर आता है एस टी इंटरवल। ये बताता है कि एस वेव और टी वेव के दरमियान में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सो अगर हम यहीं से गौर करें तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इस दौरान बेसिकली क्या हो रहा है, पी और आर के दरमियान में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बट क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना होता है तो हम लिखते हैं पी आर इंटरवल हमें बताता है कि यहाँ पे एट्रिया डीपोलराइज हो रहे हैं और वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे हैं। देन हमारे पास क्यू टी इंटरवल क्या बताता है? क्यू टी इंटरवल में अगर हम गौर करें तो क्यू टी इंटरवल हमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन, इसको आप लिखेंगे नहीं बट आपके जहन में ही होना चाहिए, ना ही आप इसको बताएंगे। आप सिंपल ये कहेंगे कि इस दौरान वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं और वेंट्रिकल रीपोलराइज हो रहे हैं, कि एट्रिया सुकड़, वेंट्रिकल्स सुकड़ भी रहे हैं और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी हो रहे हैं। इस इंटरवल को हम कहते हैं क्यू टी इंटरवल। फिर आता है एस टी इंटरवल। ये हमें क्या बताता है? एस हमें आर यहाँ से ख़त्म हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे एस शुरू होता है। इस दौरान भी वेंट्रिकल्स क्या हो रहे होते हैं? डीपोलराइज हो रहे होते हैं। जब एस ख़त्म होता है तब डीपोलराइजेशन ख़त्म होती है। तो इस दौरान हम लिखते हैं कि इस दौरान हमारे वेंट्रिकल्स डीपोलराइज कर रहे होते हैं और हमारे वेंट्रिकल्स रीपोलराइज कर रहे होते हैं। तो यानी वेंट्रिकल्स इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं और वेंट्रिकल्स इस दौरान रिलैक्स भी कर रहे होते हैं। ये इंटरवल हमें ये बताता है। तो इस डायग्राम से आप सारा लिख सकते हैं। अब मैं आपको रीड करवा देती हूँ कि पी वेव क्या शो करती है? एट्रिया की डीपोलराइजेशन। कितनी देर के लिए पी वेव शो होती है? सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए ये वेव शो होती है। इसका वोल्टेज जो है 0.1 से 0.3 मिली वोल्ट होता है। ये लाइन अगर आप याद रख सकते हैं पेपर की हद तक तो आप याद रखें, अदरवाइज़ ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली पेपर में ऐसी बातें नहीं पूछी जाती। सो आप जस्ट ये भी लिख देंगे और साथ साथ ये लिख देंगे तो आपका जो पेपर का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ बताया हुआ जी सोडियम आयंस का सेल के अंदर जाना इस कॉल्ड डीपोलराइजेशन और उसकी वजह से मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमें क्या शो करता है? इसमें क्यू वेव होती है, आर वेव होती है, एस वेव होती है और ये वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। सो जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो 0.1 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है और वोल्टेज उसका 1 मिली वोल्ट होता है। देन आ जाए टी वेव जो है वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन को शो करती है। क्या बताती है? कि पोटेशियम आयन सेल से बाहर जा रहे हैं जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं। इसका वोल्टेज 0.2 से 0.3 मिली वोल्ट है। यू वेव आपको ये दिखाई देती है टी वेव के बाद और ये नेक्स्ट पी वेव को रिप्रेजेंट करती है कि इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट पी वेव आएगी। यहाँ पे एक हार्ट बीट खत्म हो जाती है और इसका वोल्टेज 1 मिली वोल्ट होता है। देन मैंने इंटरवल्स बताए हैं कि पी आर इंटरवल क्या बताता है? कि यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बताता है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं। ये आप डायग्राम से देख के जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं ग्राफ से। क्यू टी इंटरवल हमें बताता है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। इस दौरान एट्रिया भी कर रहे होते हैं बट वो आपने बताना नहीं है, सिर्फ आपने अपने जहन में रखना है। एस टी इंटरवल क्या बताता है? कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और वेंट्रिकल्स रिलैक्स भी कर रहे हैं। आखिर में हमारे पास आता है कि ईसीजी की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम क्यों ईसीजी कराते हैं। ईसीजी बेसिकली करवाई जाती है, हम चेक करना चाहते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट ठीक है या नहीं है। पेशेंट की हार्ट की रिदम का मतलब होता है तरतीब, कि दिल जो है वो ख़ास तरतीब से धड़क रहा है या बीच में गैप्स आ रहे हैं, कि धक धक की आवाज़ जो है वो प्रॉपर टाइम के बाद आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दिल अभी धक कर रहा है उसके बाद कुछ सेकेंड्स के लिए वो नहीं बीट करता, फिर वो एकदम से बीट करता है, फिर वो बीट नहीं करता। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए हम उसकी ईसीजी कराते हैं, डेट इज़ कॉल्ड हार्ट की रिदम। अगर रिदम ठीक नहीं है तो उसको बीमारी कहते हैं। उस बीमारी का नाम होता है एरिथमियाज। एरिथमियाज की फिर तकरीबन 20 से 30 तरह की टाइप्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ हार्ट प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को किसी किस्म की कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। अगर एट्रिया ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे तो एट्रिया का मसला है, अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे तो वेंट्रिकल्स का मसला है, अगर एट्रिया रिलैक्स नहीं करे तो एट्रिया का मसला है। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की हार्ट डिजीज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।